हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो ईएमटी का प्रैक्टिस सेशन है आज नंबर सेकंड। और जैसे कल हमने काफ़ी सारे पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी हम बहुत सारे पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम है, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रोफेसर के, लेक्चरर के, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, वहाँ पर इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं तो करा ही रहा हूँ, मेरे कराने के बाद इनको अपने हाथ से ज़रूर कर लेना। ऐसा नहीं कि आप वीडियो सिर्फ देख लें और वहीं से आप ये समझ लें कि मेरा जो प्रिपरेशन है वो हो गया। इन क्वेश्चंस को चाहे पीडीएफ डाउनलोड करके और चाहे फिर प्रिंट आउट निकाल के इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से एक बार ज़रूर कर लेना, सो दैट जो हैंड मेमोरी है उसमें ये स्टोर हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए तो आप उनको सॉल्व कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, उस क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय Ex इक्वल्स टू 0, Ey इक्वल्स टू 40 cos 2 पाई इंटू 10 पावर 10 t माइनस 5 पाई बाई 3x और Ez 0 है। तो देखो, ये जो होता है ना, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ E इक्वल्स टू ई नॉट, और यहाँ पर अगर कॉस के फॉर्म में लिखूँ तो इसको अगर मैं लिखूँ ओमेगा टी माइनस, और मैं अगर लिख रहा हूँ मान लो के एक्स, ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये वाली एक्स, ये यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं यहाँ पर एक्स हो, वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक्स वाई जेड ये जो भी होता है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये क्या होता है? ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है? एक्स है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को हम लिखते हैं के कैप से। तो के कैप जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितना है? एक्स दिया हुआ है। तो हमें पूछा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं बी इक्वल्स टू के कैप। के कैप का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इंटू ई वेक्टर। ई वेक्टर जो आपको पूरा का पूरा वेक्टर दिया हुआ है वो, और अपॉन सी। अब आपको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, आपको पूरा वैल्यू नहीं चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर डायरेक्शन पकड़नी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वाई है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है? वाई है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वाई है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो तो लिख दोगे आप एक्स कैप, और ई की जो डायरेक्शन है वो क्या लिख दोगे आप? वाई कैप। तो एक्स कैप कॉमा क्रॉस वाई कैप, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जेड कैप आ जाएगा, यानी कि जेड डायरेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाता कि इसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करते हैं? यहाँ ई की जो पूरी वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देते। तो आंसर में क्या चेंज आता? 40/c हो जाता, 40/c। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जाता? जेड में। बाकी सारी कहानी सेम टू सेम लिखी होती। ठीक है, तो उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है हमें डायपोल के साथ। तो डायपोल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये होता है माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, जहाँ पी क्या होता है? डायपोल मोमेंट, और ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ से हम तीन तरह की एनर्जी निकालते हैं, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। तो मिनिमम की कंडीशन निकालते हैं, एक मैक्सिमम की निकालते हैं। तो मिनिमम के लिए जब आप इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करोगे तो ये फॉर्मूला बनता है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा और न्यूट्रल कब होगा? तो ये तीनों वैल्यू हमें पूछी जाती है। थीटा की वैल्यू वेरी करा करा के हम मिनिमम, मैक्सिमम, और मिनिमम का मतलब क्या होगा? स्टेबल। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा स्टेबल, और मैक्सिमम का मतलब होगा क्या होगा? अनस्टेबल। मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? अनस्टेबल। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो रखता हूँ, जीरो रखूंगा तो माइनस पी आएगा, तो वहाँ पर मिनिमम मिलेगा, तो वो कंडीशन हो जाएगी स्टेबल की। इसी तरह से अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई रख देता हूँ तो वहाँ पर प्लस पी हो जाएगा। प्लस पी का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी अनस्टेबल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्टेबल कंडीशन या मिनिमम वैल्यू बताओ, और इसकी अनस्टेबल कंडीशन या इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसका आंसर तो ए आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द पॉइजन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आपको ये याद होना चाहिए। तो पॉइजन इक्वेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए लिखते हैं हम, वो लिखते हैं डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हम लिखते हैं पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन। और अगर मैं ये कह दूं
कि रो की वैल्यू 0 है। इफ रो इज इक्वल्स टू 0, यदि रो 0 हो जाए तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 0, और डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 0 को हम बोलते हैं लैपलास इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। तो ये दो अलग अलग नाम है। अगर आपसे लाप्लास इक्वेशन पूछा जाए तो उस केस में इसको आपको 0 के बराबर करना है, और अगर आपसे पॉइजन इक्वेशन पूछा जाए तो फिर आपको ऐसे लिखना है। तो सही आंसर इसका जो बनेगा, इसमें सही कर लो ये, इसमें ए ऑप्शन में यहाँ माइनस लगा लो आप, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में तो यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ है तो क्रॉस तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर डीवी लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी क्रॉस है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर विथ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा ऑफ डायमीटर 2a एंड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द एक्सेस। अभी तो रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सिलेंडर के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको बोला है कि सिलेंडर का जो डायामीटर है वो है 2a है। डायामीटर 2a होने का मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, a है। आपको पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस पॉइंट पर बताना है जिसकी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो पॉइंट है वो बाहर है सिलेंडर की। तो मान लो यहाँ पर है पॉइंट, तो यहाँ पर आप बना लो क्या, गाउसियन सरफेस बना लो। ठीक है, और मान लो ये डिस्टेंस d है, ये d, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, ए पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ, तो 2k लैम्बडा अपॉन d डिस्टेंस है तो d लिख दिया, d डिस्टेंस है तो क्या लिख दिया, d लिख दिया। अब k जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k की वैल्यू अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ से 2 लैम्बडा, और यहाँ हो गया k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये d हो गया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ए की जो वैल्यू है वो बन जाएगी लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये ए की वैल्यू बन जाएगी। और अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाता कि इसकी सरफेस पर निकाल लो, तो अगर सरफेस पर मैं ये पॉइंट बोल देता बी, तो एट सरफेस अगर आपसे सरफेस पर पूछ लिया जाता तो सरफेस पर डी की जगह क्या आ जाता, ए आ जाता। उस केस में आंसर जो आपका है वो बन जाता ई बी इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो आंसर उस केस में बन जाता 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। हमें आउटसाइड पूछा है तो आउटसाइड का हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, विच इज ऑप्शन बी। अगर हमें सिलेंडर के अंदर पूछा जाता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉर एन आर्बिट्री वॉल्यूम वी एनक्लोज्ड इन अ सरफेस S with volume charge distribution rho the following is true। अब ये जो डिफरेंशियल फॉर्म हम गाउस लॉ का डिराइव करते हैं वो डेरिवेशन एक तरह से हमें पूछा है। तो हम ये पढ़ते हैं कि जो फाई है यानी कि फ्लक्स वो किसके बराबर होता है, वो होता है E डॉट डी ए। और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E और डी वी, ऐसा हम लिख सकते हैं। और फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी, और ये क्यू एनक्लोज्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो डी वी है वो है वॉल्यूम, तो इसको ट्रांसपोज करोगे, तो ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैच करा लो, तो इसको मैच कराते हो तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ भी कहते हैं, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ भी कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, ये भी हम इसको नाम देते हैं। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए बात हो रही है, तो फॉर यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, अब ये याद होना चाहिए भैया आपको, एक तो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर होता है, एक होलो का होता है, स्फेरिकल शेल का होता है। तो ये स्टैंडर्ड केस है, आपको याद रखना है। तो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, तो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के अंदर, बाहर और उसकी सरफेस पर, तो तीनों जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख रहा हूँ, वो आप याद कर लेना। तो ई आर लेस देन आर, यहाँ कैपिटल आर जो है
वो क्या है, वो रेडियस है, जो स्पेयर है उसकी रेडियस है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास आता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो ई इनसाइड है, इनसाइड लिख देता हूँ मैं इसको, तो इनसाइड द स्पेयर प्रोपोर्शनल होता है आर के, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस के। एट सरफेस पर बात करूं, यानी कि आर को कैपिटल आर के बराबर कर दूं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ पर हो जाएगा, सरफेस पर, यानी कि सरफेस पर जब आप निकालेंगे तो सरफेस पर ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से आउटसाइड, यानी कि कैपिटल आर ग्रेटर देन आर, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ई आउटसाइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1 अपॉन आर स्क्वायर के। तो ये तीन अलग अलग वैल्यू आ गई। हमें पूछा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियस आर, और आर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आर है। तो उस केस में हमारे पास सही आंसर आ जाएगा सी। इसका कई बार आपसे ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो वो इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ ई हो गया, ये रेडियस हो गई आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो जब हम अंदर चल रहे हैं, अंदर चल रहे हैं यानी कि स्पेयर के अंदर है, तो उस केस में तो ई प्रोपोर्शनल टू आर है, आप देख भी पा रहे हैं यहाँ तक। यहाँ पर पहुँच के वैल्यू हो गई, और उसके बाद ये कैसा बनेगा, पैराबोलिक बन जाए। उसके बाद कैसा बन जाएगा, पैराबोलिक। तो ये हो गया ई प्रोपोर्शनल टू आर, और ये कर्व किसका हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया इनसाइड और ये हो गया आउटसाइड। तो ये कर्व भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। द ईएमएफ जनरेटेड इन द लूप इज, तो ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ वो होता है डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। और जो लूप है इस तरह से घूम रहा है, तो इसके लिए फाई की जो वैल्यू हम लिखते हैं एन बी ए, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, यहाँ माइनस भी होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी टी। अब कॉस का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो देगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बनता है एन बी ए और ओमेगा, और ये बन जाता है साइन ओमेगा टी। क्या बन जाता है, साइन ओमेगा टी, ये बन जाता है। अब यहाँ नंबर ऑफ लूप जो है एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ लूप। तो नंबर ऑफ लूप जो है यहाँ पर वो कितना है, 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बी जो है बी की वैल्यू कितनी है, बी नॉट। और ए जो है ए, वो स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास जो ये आंसर है ईएमएफ, ये ईएमएफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी और ये ए स्क्वायर, ये ओमेगा, और ये क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, जो कि हम पढ़ते भी हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू ईएमएफ। तो ईएमएफ के बराबर होता है, और फाई जो है वो क्या होगा, बी डॉट ए, फ्लक्स जो है वो क्या होगा, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी द वेक्टर पोटेंशियल ए इज गिवन बाय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि कर्ल ऑफ, ये कर्ल लिख रहा हूं मैं, कर्ल ऑफ बी क्रॉस आर। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो इसको लिखेंगे हम बी, और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर, माइनस ये बनेगा बी डाइवर्जेंस और ये आर वेक्टर। अब आपको अगर ध्यान हो तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर जो है उसकी वैल्यू होती है 3, डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू होती है 3। और अगर मैं वैल्यू निकालूं बी डाइवर्जेंस और आर की, तो ये वैल्यू कितनी आती है, बी आती है, बी डाइवर्जेंस आर, ये वैल्यू कितनी आएगी, बी आएगी। क्यों, क्योंकि बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डाइवर्जेंस को आप लिखोगे डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी के कैप, और ये आर कैप। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास बी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ आर हो गया 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3b और माइनस बी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2b। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b आ जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये बन गया कर्ल ऑफ b क्रॉस r, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2b के बराबर हो गई।
तो यहाँ से बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये हो गई कर्ल ऑफ बी क्रॉस आर और अपॉन 2। अब वी नो दैट कि जो b है वो किसके बराबर होता है, कर्ल ऑफ a के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं b की जगह क्या रख दूँ, कर्ल ऑफ a, तो ये रख दिया मैंने कर्ल ऑफ a इक्वल्स टू कर्ल ऑफ b क्रॉस r अपॉन 2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया कर्ल क्रॉस, यहाँ से मैंने लिखा a माइनस, और ये कितना हो गया, ये हो गया b क्रॉस r अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा a इक्वल्स टू बी क्रॉस r अपॉन 2। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास बी आ जाएगा। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ प्लाज्मा कॉलम हैज एन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 पावर 12 मीटर पर मीटर क्यूब है, मीटर -3 दिया है तो पर मीटर क्यूब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी 9 मेगाहर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन इट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लाज्मा कॉलम इज अप्रॉक्सीमेटली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लाज्मा कॉलम, अगर मैं टेम्परेचर के फंक्शन के फॉर्म में बात करूं तो वो बहुत स्मॉल होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लाज्मा कॉलम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, और उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यानी कि अगर मैं इसका कर्व प्लॉट करूं, कर्व बनाता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा से लिख दूं या म्यू से लिख दूं और यहाँ लिख दूं मैं टेम्परेचर, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ चलता है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पिंच इफेक्ट इज बेसिकली, तो पिंच इफेक्ट क्या होता है, पिंच इफेक्ट होता है कंप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग प्लाज्मा, कंप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग प्लाज्मा, चाहे वो सॉलिड हो और चाहे वो लिक्विड हो, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। तो बेसिकली पिंच इफेक्ट होता है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, है ना, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, पिंच इफेक्ट इज कंप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग प्लाज्मा, चाहे वो सॉलिड हो और चाहे लिक्विड हो, सॉलिड और लिक्विड, बाय मैग्नेटिक फोर्सेस। तो बेसिकली पिंच इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड अंडर लॉरेंज कंडीशन इज डेल स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल 2a अपॉन डेल T2 इक्वल्स टू माइनस म्यू जे। द टेम्पोरल कोऑर्डिनेट इज टेकन एज x4 इक्वल्स टू आयोटा सी टी। द इक्वेशन इन लॉरेंज कोवेरिएंट फॉर्म इज, कोवेरिएंट फॉर्म के फॉर्म में लिखना है तो डी एलम्बर्ट ऑपरेटर जो होता है, डी एलम्बर्ट ऑपरेटर, तो वो डी एलम्बर्ट ऑपरेटर को हम लिखते हैं डेल स्क्वायर इक्वल्स टू ये नेबला स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, और ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे यहाँ पर। तो ये बनेगा हमारे पास डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसको लिख दिया मैंने डेल स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, इसको लिखा डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो रहा है, माइनस म्यू नॉट जे। तो यहाँ से देखेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, डेल स्क्वायर ए इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट जे। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। लिनार्ड विचर्ट पोटेंशियल आर द, दो तरह के पोटेंशियल हम पढ़ते हैं, एक स्केलर पोटेंशियल और एक हम पढ़ते हैं वेक्टर पोटेंशियल। तो स्केलर पोटेंशियल जो हम पढ़ते हैं, स्केलर पोटेंशियल को अगर मैं पोजीशन के फॉर्म में लिखूं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर लिखते हैं बेसिकली। तो ये बनता है रो और ये आर
और ये आर टी और ये डी टी, ये तो स्केलर पोटेंशियल हो गए। और एक हम लिखते हैं वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में, और उसको हम लिखते हैं ए से। तो वो हम कैसे लिखते हैं, ए आर टी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर आता है डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे आर टी, और ये हो जाता है डी टाउ, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। यहाँ पर डी टाउ करो इसको भी, डी टाउ मतलब वॉल्यूम, तो डी टाउ। तो ये जो दोनों ही पोटेंशियल है ये मूविंग चार्ज के रिटार्डेड पोटेंशियल है, मूविंग चार्ज के रिटार्डेड पोटेंशियल होता है। तो रिटार्डेड पोटेंशियल ऑफ मूविंग चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट करंट अज्यूम्स सिग्निफिकेंस ओवर कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट की अगर मैं बात करूं, कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट जो है उसको हम लिखते हैं I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, और इसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, एट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर हम बात करें आई डी इक्वल्स टू ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी, डी ई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टाइम वेरिंग, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है टाइम वेरिंग। अब अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है तो हम पढ़ते हैं फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर, क्योंकि ये जनरेट होता है किसके अंदर, जनरली कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर के अंदर रिएक्टेंस हम पढ़ते हैं, रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस बराबर होता है 1/2πfc। तो अगर हमें ज़्यादा करंट जनरेट करनी है तो XC को हमें क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो फॉर लो XC, लो XC, F जो है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, हाई करनी पड़ेगी, फ्रिक्वेंसी हाई करनी पड़ेगी। फ्रिक्वेंसी हाई करनी पड़ेगी तो हमें तभी जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू लो मिलेगी, और लो रिएक्टेंस होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी, हाई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कंडक्शन करंट के ओवर डिस्प्लेसमेंट करंट को ले जाना है तो हमें फ्रिक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, बियॉन्ड ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, बियॉन्ड ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A lossless transmission line having 50 ohm characteristic impedance and length lambda by 4 is short circuited at one end and connected to an ideal voltage source of fourth at the other end. The current drawn from the voltage sources. तो इसका आंसर तो जीरो आएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming perfect conduction for a transmission line, pure TEM, pure TEM का मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोगेशन इज नॉट पॉसिबल इन। तो EZ की वैल्यू भी जीरो हो जाए और BZ की वैल्यू भी जीरो हो जाए। तो इस तरह के जो केस है वो होलो वेव गाइड में नहीं मिलते हैं, है ना। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड देयर इज 1/2 वेव वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ इस तरह का केस है, ये कुछ इस तरह का केस। तो यहाँ तो दिया हुआ है ट्वाइस λ/2 और यहाँ है 1 × λ/2। तो ये केस कब मिलेगा, TM12, TM12 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम विद कंडक्टिविटी सिग्मा। तो यहाँ तो EM वेव की इक्वेशन हमें पूछिए, तो इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2 अपॉन del T2। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिख देंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिख ली है तो इसके लिए हम लिख देंगे del 2E अपॉन इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा del 2E अपॉन del T2। और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना है तो ये हो जाएगा del 2B इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2B अपॉन del T2। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।
फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।